आपको एक सवाल मैंने भेजा था, खोल के देखा था या नहीं देखा? नहीं देखा ना, देखना ही नहीं। वो जो जोश था पेपर पास करेंगे वो कहाँ गया? किधर गया? क्लास में नहीं। शाबाश, चले कोई बात नहीं। दिस शोज कि हम आहिस्ता आहिस्ता ठंडे हो रहे हैं, नजर आ रहा है। आप जितना मर्जी नो सर कह लें, इंसान जो है ना वो खता का पुतला है, और इंसान फिर भी खता करने को तैयार है। ना करें ऐसा, ग्रुप में एक्टिव रहा करें, जो आपको चीज़ें शेयर होती हैं उसको एक दफ़ा देख लिया करें ताकि आपका फ़ायदा हो जाए। अच्छा जी, एक सवाल आपको दिखाता हूँ। बल्कि चलो ऐसे चलते हैं, लेट्स प्रैक्टिस जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? क्या क्या बातें याद है? थ्रेड्स पढ़ लिए थे और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे। ठीक है, इसमें से बस जो चीज़ बताने वाली रह गई है वो सेफगार्ड्स हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस के साथ। मगर उससे पहले ये एक स्लाइड पर गौर ज़रा कीजिएगा। लिखा ज़रा बारीक हुआ है, बट आई होप कि आपको नज़र आ जाएगा। कुछ बेहतर हुआ? ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एरियाज़ हैं जो कि नॉर्मली आई कैप टेस्ट करता है इस चैप्टर से। यानी कि पास्ट पेपर्स एक तरफ और ये स्लाइड एक तरफ। ये स्लाइड उन तमाम सवालों का एक मरकब है। पहला केस, एंगेजमेंट टीम मेंबर होल्ड्स शेयर्स इन क्लाइंट। अब एक टीम मेंबर जो कि ऑडिट करने के लिए गया हुआ है, उसके उसी क्लाइंट में क्या है? शेयर्स हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि उसका उस क्लाइंट में इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है। तो अगर इंटरेस्ट है तो मुझे बताइए थ्रेट कौन सा आएगा? देयर विल बी अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फॉर श्योर आएगा ही आएगा। सवाल ये है कि सर इसके अलावा कोई और थ्रेट क्यों नहीं आ सकता? आइए देख लेते हैं। क्या सेल्फ रिव्यू आएगा? क्यों? वो तो अपने काम के लिए गया हुआ है, उसने पहले तो क्लाइंट पे टाइम नहीं गुजारा हुआ। अच्छा, फेमिलियरिटी आ सकता? नहीं। फेमिलियरिटी थ्रेट क्या था? कि आप किसी को जानते हैं, आप उसके साथ इमोशनली अटैच्ड हैं, या वहाँ से आपको कोई गिफ्ट मिला है, या आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिली है, या आपको डिस्काउंट मिल रहा है जो कि बाकी लोगों को नहीं मिल रहा। और थ्रेट कौन से थे? इंटिमिडेशन थ्रेट। तो आपके पास अगर एक क्लाइंट के शेयर्स हैं, एक कंपनी के शेयर्स हैं, तो किसी तरह की कोई प्रेशर वाली सिचुएशन है? नहीं। कोई लालच है? नहीं। अगला कौन सा है? एडवोकेसी। वो हम लोगों ने बात की भी, कब आता कब नहीं आता। तो इट मीन्स कि अगर आपको सवाल में ये सीन नज़र आ जाए जिसमें वो आपसे कह रहा हो कि भाई एंगेजमेंट टीम मेंबर के पास क्या है? शेयर्स हैं, इट मीन्स कि सिंपल और सिर्फ थ्रेट कौन सा होगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्लियर? सेकंड, देयर इज अ बिजनेस रिलेशनशिप। ये क्या होता है? ऑडिट फर्म का उस क्लाइंट के साथ ऑडिट का ही ताल्लुक है ना। तो अगर वो फर्म क्लाइंट को कुछ और काम करके दे रही हो आउटसाइड देयर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो क्या वो उसके लिए फ्री में काम कर रही होगी या पैसे चार्ज कर रही होगी? पैसे चार्ज कर रही होगी। तो जब पैसे आ गए तो थ्रेड कौन सा आ गया? सेल्फ इंटरेस्ट। थ्रेड कौन सा आ गया? सेल्फ इंटरेस्ट। इसी तरह आपको कहा जाए कि आपको वहां पे उसी क्लाइंट पे नौकरी करने का मौका मिलेगा,
नौकरी करने का मौका मिलेगा। यानी कि आपकी टीम ऑडिट करने के लिए गई हुई है, एंगेजमेंट मैनेजर को ये कहा जा रहा है कि भाई 2 महीने के बाद तुम हमें ही ज्वाइन कर लेना, तुम हमें ही ज्वाइन कर लेना, तुम्हारे आर्टिकल्स ख़त्म हो जाएंगे, तुम आ जाना, हम तुम्हें बिठा लेंगे। आप सोचते हैं थ्रेड कौन कौन से हैं? लेट्स स्टार्ट। सेल्फ इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली ज़ाती फ़ायदा तो होगा। फेमिलियरिटी है, यस। क्यों? नाउ यू आर इमोशनली अटैच्ड टू देम। अब अगर उनकी कोई गलती भी होगी तो आप उनकी कोई गलती निकालना पसंद करेंगे? नहीं। आप कहेंगे कि भाई ये इतने अच्छे लोग हैं, मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हैं, तो मैं भी इनके लिए बुरा क्यों सोचूं? इसी तरह तीसरा थ्रेड कौन सा होगा? इंटिमिडेशन थ्रेड। सर क्यों? वाई? व्हाट्स द रीज़न? इंटिमिडेशन थ्रेड क्यों होगा? जहाँ पे नौकरी करनी है वो आपको क्या दे रहे हैं? नौकरी। तो नौकरी के बदले आपको करंट ऑडिट में उनके लिए क्या पहुंचानी होगी? फेवर पहुंचानी होगी, फेवर देनी होगी। तो हो सकता है कि वो आपसे कहें कि अगर तुम्हें नौकरी चाहिए हमारे पास, तो इस दफ़ा का ऑडिट हमारे मुताबिक करो, ये वाली गलतियां ना निकालो, इसको ऐसे ट्रीट ना करो, हमें साफ रिपोर्ट दे के जाओ। तो वो आपको वर्गला सकते हैं। अच्छा, आपको अगर वो वर्गला रहे हैं, मुझे बताइएगा कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल ख़राब हो रहा है आपका? फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन सा ख़राब हो रहा है? ऑब्जेक्टिविटी ख़राब हो रहा है। कौन सा ख़राब हो रहा है? ऑब्जेक्टिविटी। याद रखिएगा, जब भी आपका ऑब्जेक्टिविटी का फंडामेंटल प्रिंसिपल ब्रीच हो रहा हो तो एक थ्रेट और डेवलप हो जाता है जो कि इन पांचों में नहीं आता। उसको हम प्यार से कहते हैं थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या कहते हैं? थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आप ये छठा थ्रेड भी ध्यान में रखिएगा कि जब भी किसी भी सवाल में ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल ख़राब हो रहा हो तो आपने ये लाइन लिखनी है दैट दिस विल क्रिएट एन थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। दिस विल क्रिएट अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। क्या? सेल्फ रिव्यू क्यों नहीं आएगा? अब देखें, आप अभी ऑडिटर हैं, ठीक है? फर्ज करें आप सीएफओ हैं, मैं ऑडिटर हूँ, मैं ऑडिट करने के लिए आया हूँ, मैं ऑडिट कर रहा हूँ। आपने मुझे कहा है कि सर आपने 2 महीने के बाद हमारे पास आना। अभी मैं कौन हूँ? ऑडिटर। 2 महीने के बाद मुझे फर्म छोड़नी पड़ेगी, मैं आपके पास आऊँगा। तो जब तक मैं ऑडिटर हूँ तब तक मैंने आपका कोई काम किया नहीं, तो सेल्फ रिव्यू कैसे आएगा? बात समझे? हाँ जी, ओके। फोर्थ है पर्सन फ्रॉम क्लाइंट ज्वाइनिंग द फर्म। ये उस दिन हम लोगों ने बात की थी कि जब आप क्लाइंट पे हो और फिर आप कहाँ पे जा रहे हो? फर्म में। अब सोचते हैं, आप पहले क्लाइंट पे थे, क्लाइंट को छोड़ के आप फर्म जा रहे हैं, क्लाइंट को छोड़ दिया, फर्म आ गए। सबसे पहला थ्रेड कौन सा आएगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेड। मगर कब आएगा? जब वो इमीडिएटली पिछले साल का ऑडिट कर रहा होगा। जब वो इमीडिएटली पिछले साल का ऑडिट कर रहा होगा। और अगर वो 2 साल बाद आ रहा है, 3 साल का गैप आ रहा है, तो फिर सेल्फ रिव्यू थ्रेट नहीं होगा। इसी तरह का एक सवाल मैं आपको दिखाता हूँ जरा। एक सवाल आके आपने पूछा था शायान के नाम से, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ये देखें, ये देखें जरा, ये सवाल रीड करें। ऑटम 19 में आया था, तसल्ली से रीड कीजिएगा। हाँ जी, पढ़ा? कहता है शयान हैज़ recently been hired as the audit manager in the firm of chartered accountants, which is the auditor of
पाइथन लिमिटेड। शयान ने प्रीवियसली सर्व किया था पाइथन को फॉर 3 years। द फर्म इज कंसिडरिंग टू डेप्यूट शयान एज द एंगेजमेंट मैनेजर उसी क्लाइंट के ऑडिट पे। कब, किस साल? 31 अगस्त 2019। अब नीचे रिक्वायरमेंट में 2 बातें हैं। शयान ने रिज़ाइन किया है 30 जून को और शयान ने रिज़ाइन किया है 30 जून 18 को। फ़र्क क्या है? एक में वो इमीडिएटली अपना काम देख रहा होगा और एक में इमीडिएटली उसका काम नहीं होगा। बात समझ आ रही? अच्छा, इसी तरह एक और सवाल, बल्कि एक और केस देखते हैं। अगर मसला फीस का आ जाए, मसला किसका आ जाए? फीस का आ जाए। ये मसला कैसे आ सकता है? कंटिंजेंसी हो जाए। क्लाइंट आपसे कहे कि यार चूंकि हमारा स्कोप कम हो गया काम का, तो अब आप एक काम करें, आप हमसे कम पैसे ले लें। हमारा पहले के मुताबिक स्कोप क्या है? कम है। तो अब आपने अगर ऑडिट करना है तो आप हमसे कम पैसों में ऑडिट करें। सवाल ये आता है कि क्या क्लाइंट फ़ी डिसाइड करता है कि ऑडिटर फ़ी डिसाइड करता है? ऑडिटर फ़ी डिसाइड करता है। जो आपको मैंने सवाल भेजा था ऑटम 25 का, उसमें यही हो रहा था। तो अगर आपने नहीं देखा तो एक दफ़ा देखिएगा, मैंने फ़ी के ऊपर तसल्ली बख्श वहाँ पे बात की है। इसी तरह कुछ केसेस में कंटिजेंसी होती है कि इस दफ़ा की फ़ीस आप नेक्स्ट टाइम पे ले लें। इस दफ़ा की फ़ीस आप कब ले लें? अगले साल ले लें। इस दफ़ा हम लॉस में, हमारे पास कैश देने की पोजीशन नहीं है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो तब ले लीजिएगा। ये भी गलत है। कोड ऑफ एथिक्स ये कहते हैं कि जनाब जब आपने सर्विसेज दे दी हैं तो आपको उसी साल की फ़ी उसी साल मिल जानी चाहिए, आप उसको आगे डेफर नहीं कर सकते। और क्लाइंट का ये कहना कि आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उसके साथ जोड़ के फ़ी ले लीजिएगा, ये भी गलत है। ये भी क्या है? गलत है। फिर आप एक जगह पे ऑडिट करने के लिए गए हैं, वहाँ पे आपका एक फैमिली रिश्ता बैठा हुआ, एक ऐसा बंदा बैठा हुआ जिसको आप जानते हैं। तो चूँकि आप जानते हैं, देयर विल बी अ फैमिलियरिटी थ्रेट। देयर विल बी अ फैमिलियरिटी थ्रेट। अब देखना ये होता है कि वो बंदा आपके रिलेशनशिप में कौन है। आपके फादर हैं, मदर हैं, बहन भाई हैं, कज़न है, दोस्त है, दूर का रिश्तेदार है। मगर ये क्यों देखना? वाई? सिग्निफिकेंस के लिए। जितना करीबी रिश्ता होगा सिग्निफिकेंस उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना रिश्ता दूर का होगा सिग्निफिकेंस कम हो जाएगी। सेकंड, वो किस पोजीशन में बैठा। अगर तो वो CFO है फिर ज़्यादा, और अगर वो HR के अंदर एक मैनेजर है सिग्निफिकेंस कम। तो नॉर्मली फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ये 3-4 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे अगर कोई आपका रिश्तेदार बैठा हो तो थ्रेट वुड बी ऑलवेज एट अ हायर लेवल। थ्रेट वुड बी ऑलवेज एट अ हायर लेवल। हाँ, वो एरियाज जो कि ऑडिट से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं रखते, मार्केटिंग का, ह्यूमन रिसोर्स का, प्रोडक्शन का, सिक्योरिटी का, IT का, एडमिन का, तो वहाँ पे अगर कोई बैठा हुआ है तो इतना मसला नहीं। थ्रेट ऑफ डिसमिसल, आपको निकाल दिया जाएगा। एक केस आया, उसमें ये था कि जनाब अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। देयर इज एन इंटिमिडेशन थ्रेट। देयर इज एन इंटिमिडेशन थ्रेट। टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज, आपसे आपका CFO कहता है कि यार एक काम करो, ऑडिट पे आने से पहले अपने 2-4 बंदे ज़रा भेज दो, मेरा जो मैनेजर है वो छुट्टियों में जा चुका है, तो उसको सपोर्ट चाहिए, तो ज़रा बंदे अपने भेज दो। अब जब आपने बंदे भेज दिए हैं, देयर विल बी अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। इतनी बात समझ आई? अच्छा, याद रखिएगा, जब आप अपने बंदे भेजते हैं क्लाइंट पे कि जाके उनकी हेल्प करो, तो आप एक चीज़ उनको सिखा के भेजते हैं। क्या? क्या? कि आपने क्लाइंट पे जाके कोई भी मैनेजेरियल काम नहीं करना, यानी कि कोई भी वो काम नहीं करना जिसमें आप डिसीजन मेक करने की अथॉरिटी में आ जाए, क्योंकि अगर आपने कोई फैसला ले लिया इट विल गिव राइज टू एडवोकेसी थ्रेट, अदरवाइज ये थ्रेट
नहीं आएगा। नॉर्मली कौन सा आएगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। वो भी आ सकता है कि अगर आपने बहुत टाइम तक वहाँ पे काम किया, अगर आपने कुछ महीने काम किया है तो उससे ये थ्रेट अराइज नहीं होता। फेमिलियरिटी इज लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्ट टर्म। तो उसके लिए नॉर्मल रूल ये होता है कि 3 साल से ज़्यादा, नॉर्मल रूल ये होता है। जी, थ्रेट ऑफ आ सकता है, इसमें आ सकता है अलॉन्ग विद इंटिमिडेशन थ्रेट, कि हम आपको निकाल रहे हैं। ऑब्वियसली फिर वो बच्चा अपनी इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, अपनी ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, प्रोफेशनल बिहेवियर को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, फिर वो काम करेगा जिसके लिए वो बना ही नहीं था। बिल्कुल आ सकता है। ये अगेन डिपेंड करेगा कि सिनेरियो क्या है। ये मैं आपको जो थ्रेट्स दिखा रहा हूँ ये नॉर्मल हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आने ही आने हैं। अगला क्या है? गिफ्ट और हॉस्पिटैलिटी ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है? गिफ्ट मिल रहे हैं, देयर विल बी अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एंड फैमिलियरिटी थ्रेट। मगर अगर आपको गिफ्ट दिया, फर्ज करें एक वाउचर 500 रुपये का, तो क्या वो हैवी है? मगर क्या वो थ्रेट है? थ्रेट होना एक चीज़ और है, थ्रेट का सिग्निफिकेंट होना एक चीज़ और है। तो कभी कभी बच्चे ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं यार 500 रुपये की जो चीज़ है तो थ्रेट नहीं है। गलत। थ्रेट एग्जिस्ट करता है, सिग्निफिकेंस उतनी ज़्यादा नहीं। टीम मेंबर ज्वाइनिंग द क्लाइंट एज एन एम्प्लॉय। हमारा बंदा वहाँ जाके बैठ गया, चूंकि वो हमारे लोगों को जानता है, फेमिलियरिटी थ्रेट, और अब वहाँ से उसको फ़ायदा पहुँचेगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। थ्रेट ऑफ लिटिगेशन ऑन फर्म्स, इंडिविजुअल थ्रेट है। आपके ऊपर थ्रेट है किस चीज़ का? कानूनी केस का। मगर कब? जब आपने उनका वो काम किया होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा? इंटिमिडेशन। और इसके साथ एक और आ सकता है, कौन सा? एडवोकेसी थ्रेट। अगर आप उनके बिहाफ पे केस लड़ रहे हैं तो, अगर आप उनके बिहाफ पे क्या कर रहे हैं? केस लड़ रहे हैं तो। इतनी बात समझ आई? अच्छा, अब आए ज़रा मेरे साथ, थोड़ा सा स्टार्ट पे चलते हैं। एक सवाल देखें, ऑटम 2012, 2 पार्ट्स हैं। सिर्फ मुझे आपने बताना है कि थ्रेट्स कौन कौन। पार्ट ए पढ़े, सिर्फ आपने थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने और कुछ नहीं करना। बुरेवाला बैंक लिमिटेड इज अ listed client of Umar and Company. BBL has granted a house loan of rupees 5 million. थ्रेट कौन सा है और क्यों है, मुझे आपसे ये पूछना है आज। पूछता हूँ, पढ़ लिया? एंड से चलते हैं। थ्रेट कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट। और इसके अलावा और कोई ज़हन में आ रहा है दोस्त? नहीं। भाई ने कहा थ्रेट कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट। आइए देखते हैं हो क्या रहा है कि आप बैंक से क्या पकड़ रहे हैं? लोन। कितने का? 5 मिलियन। सवाल का ये पैदा होता है कि बैंक का काम ये होता है लोन लेना, लोन देना। बैंक का ये क्या है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब जब बैंक का ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो मसला तो कोई नहीं होना चाहिए। अगर क्या नॉर्मल बिजनेस टर्म्स को फॉलो करते हुए, नॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, नॉर्मल तरीके से आपको नॉर्मल लोन दिया, तब तो मसले वाली बात नहीं है। बट अगर ये लोन बैंक ने आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस दे दिया है, ONCOB कर दिया है, ONCOB मीन्स आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो फिर मसला आएगा। फिर आपको बैंक ने क्या दी होगी? फेवर दी होगी।
तो जब जब आपको फेवर मिलती है, जब आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है, आप देखते हैं थ्रेट कौन कौन से आते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ रिव्यू नहीं, फेमिलियरिटी नहीं, नहीं, चौथा इंटिमिडेशन आ सकता है, आ सकता है, पांचवा एडवोकेसी नहीं। तो इस केस में ये दो थ्रेट्स डेवलप होंगे, मगर कब? जब उन्होंने आपको क्या दी है? प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी है, तब ये दो थ्रेट्स आएंगे। कौन से? सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन। अच्छा, इसमें एक बात और सुन लें, थ्रेट्स दो तरह के होते हैं। एक मैं कहता हूं प्राइमरी थ्रेट होता है और एक होता है सेकेंडरी थ्रेट। एक कौन सा होता है? प्राइमरी, और एक कौन सा होता है? सेकेंडरी। ये लिखना नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूं। प्राइमरी थ्रेट वो होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सवाल पढ़ते साथ ही आपके जहन में आ जाना चाहिए। जैसे इसको मैंने पढ़ा तो साथ ही मेरे जहन में आया सेल्फ इंटरेस्ट, ज़रा सा सोचा तो जहन में क्या आया? इंटिमिडेशन। तो अगर आप प्राइमरी थ्रेट भी एग्जाम में लिख दें तो भी ओके, बट ज़रा सा सोच के, अच्छा ज़रा सा सोचना है, रिमोट सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं सोचना। ज़रा सा सोच के देखा तो हाँ यार, ये थ्रेट भी बन सकता है अगर ये काम हो गया तो, अगर ये काम हो गया। मगर अगर कब? उन्हीं लाइनों के बीच में रहते हुए, बिल्कुल रिमोट नहीं जाना। जैसे अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि जी बैंक ने लोन दिया 5 मिलियन का, तो अब बैंक ये कह सकता है कि चूँकि तुम्हें मैंने लोन दिया है सस्ता करके, तो मेरा बंदा काम छोड़ के चला गया है, तो अपने बंदे ज़रा भेज के काम करवा लो, अब ये मैं बहुत दूर चला गया। कोई ऐसी बात है सवाल के अंदर कि वो सेल्फ रिव्यू पे खाने को लेके जा रहा हो? नहीं। तो इतना रिमोट नहीं सोचना, सोचें मगर विद इन द बाउंड्री सोचें। सर सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो सिग्निफिकेंस हाई है कि लो है? ये भी डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। याद रखिएगा, ऑडिट में देयर इज नथिंग विच इज एब्सोल्यूट। ऑडिट में हमेशा आपने सोच के चलना है, सिनेरियो को देख के चलना है। सिनेरियो ने क्या कहा? 5 मिलियन का लोन दिया, और किसको दिया? पार्टनर को लोन दिया। और किसके लिए दिया? हाउस लोन दिया। अब हाउस लोन में हाउस मसला नहीं है, लोन तो लोन होता है। मसला कब आएगा या सिग्निफिकेंट कब होगा? जब ये ONCB आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, तब जाके मसला आएगा। अगर तो ये आउटसाइड नॉर्मल कोर्स नहीं है तो सिग्निफिकेंस बहुत ही लो है, और अगर ये है आउटसाइड तो सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा। जी जी, बिल्कुल आ जाएगा। अगर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स दिया है तो इसकी ऑब्जेक्टिविटी भी कॉम्प्रोमाइज होगी, एंड यस इट वुड आल्सो रिजल्ट इनटू अ थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस। जहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही हो ना, वहाँ पे लाजमी आता है। और नॉर्मली सेल्फ इंटरेस्ट, इंटिमिडेशन, सेल्फ रिव्यू, ये 3 ऐसे हैं जो कि इस थ्रेट को जन्म दे देते हैं। सेकंड देखते हैं, जरा पढ़ें आप लोग। हाँ जी, कमाल भाई की कहानी सुना रहा है। कमाल भाई पहले कहाँ पे होते थे? कमाल भाई पहले कहाँ थे? ऑडिट मैनेजर थे। किसका ऑडिट करते थे? FTML का। ही हैज़ जॉइंड FTML एज देयर। कितनों को लगता है कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट है कोई हम में से जो सेल्फ रिव्यू थ्रेट निकालने की भरपूर कोशिश करे? नहीं। कितनों को लगता है कि एडवोकेसी थ्रेट है? नहीं। कितनों को लगता है कि फैमिलियरिटी थ्रेट है? यस, बिकॉज ये मिस्टर कमाल हमारे पास था, फर्म के पास था। ही नोज के फर्म की ट्रीटमेंट पॉलिसीज क्या हैं, फर्म के प्रोसीजर्स क्या हैं, तो देयरफॉर दिस थ्रेट कैन बी क्रिएटेड। सेल्फ इंटरेस्ट
हो सकता है। कैसे? कमाल करंटली जिस टाइम पे ऑडिट हो रहा था फर्म का पार्ट था ना, और वहाँ से नौकरी की कॉल आई होगी, नौकरी की कॉल आई होगी, तो इसका अपना ईमान डगमगा रहा होगा। देयरफॉर सेल्फ इंटरेस्ट भी है, फेमिलियरिटी भी है और इंटिमिडेशन भी है। सेल्फ इंटरेस्ट भी है, फेमिलियरिटी भी है और इंटिमिडेशन भी है। अब इंटिमिडेशन कब होगा? जब वो प्रेशराइज कर रहे होंगे, जब वो नौकरी लेने का उस पर जोर डाल रहे होंगे। अच्छा, जरा ये पार्ट बी करें पहले, हुंजा लिमिटेड वाला। Audit team member of Hunza Limited has inherited 1 lakh shares in HL after the death of his father. फादर की डेथ के बाद टीम मेंबर के पास HL कंपनी के शेयर्स इनहेरिट हो गए और ये लोग HL के ऑडिटर भी हैं। तो क्या मसला? देयर इज ओनली वन थ्रेट विच इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, विच इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अब सवाल ये है कि सर क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं? हाँ जी, है। क्यों? टीम मेंबर तो बड़े सारे होते हैं। टीम मेंबर तो जूनियर भी हो सकता है, सेमी सीनियर भी हो सकता है, सीनियर भी हो सकता है, लीड भी हो सकता है, पार्टनर भी टीम मेंबर है, मैनेजर भी टीम मेंबर है। इसकी पोजीशन बताएगी, इसकी पोजीशन बताएगी कि ये कैसा बंदा है वहाँ पर। अगर तो ये सीनियर है तो थ्रेट सिग्निफिकेंस ज़्यादा, नया बच्चा है तो कम। फिर नंबर ऑफ शेयर्स, अगर तो 1 लाख शेयर्स नॉर्मल है तो कम, और अगर 1 लाख शेयर्स इस हुंजा के लिए बहुत ज़्यादा है तो अच्छी खासी सिग्निफिकेंस हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपने एक्सप्लेन करने होते हैं। ये पढ़े ऑसम होटल्स, ज़रा पढ़िएगा प्लीज़। हाँ जी, थ्रेड बताएं। कहता है ऑसम होटल्स एक लिस्टेड कंपनी है एंड इज ऑडिटेड बाय मंसूर एंड कंपनी। यहाँ तो कोई मसला परेशानी? अच्छा, द पार्टनर्स ऑफ मंसूर एंड कंपनी स्टे इन अ होटल मैनेज्ड बाय AHL व्हाइल दे आर ट्रैवलिंग। ये सेम वही चीज़ है जो आपने भी बैंक से लोन लिया था कि अगर तो ये इनका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक इनसे रूम रेंट चार्ज हुआ है, इनको सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं जो कि नॉर्मल कस्टमर को मिलती हैं, तब तो थ्रेट नहीं है। और अगर इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी है तो देयर विल बी अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। कब? जब इनको क्या दी गई है? प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स दी गई। नहीं, इंटिमिडेशन नहीं हो सकती, उसके लिए आपको वर्गलाना ज़रूरी है। अच्छा जी, इसका पार्ट भी देखें, स्प्रिंग 14 का। His brother has acquired 2 लाख शेयर्स इन HP। भाई ने एक्वायर किया, तो भाई ने किया, क्या मसला? उसका ताल्लुक इससे क्यों है? भाई तो भाई है, कुछ थ्रेट बनता है। फिर भी क्या बनता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। लिखा हुआ था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपके पास हो या आपके किसी अजीज़ हो अकारब के पास कुछ आ जाए जो कि डायरेक्ट आपसे ब्लड रिलेशनशिप शेयर करता हो, तो थ्रेट सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा? सेल्फ इंटरेस्ट। मगर सिग्निफिकेंस वुड बी लो क्योंकि आपके पास ये शेयर्स डायरेक्टली नहीं। सो दिस इज हाउ यू विल बी थिंकिंग बिफोर राइटिंग इन ICAP। लिखने से पहले सोच के इसको प्लान कर लिया करें कि मैं लिखने क्या जा रहा हूँ।
बच्चे हमारे क्या करते हैं, सवाल पढ़ा, थ्रेड ज़हन में आते हैं, बट टक टक लिखना शुरू कर देते हैं, वो काम नहीं करना। 2 मिनट का प्लान एक जहन में एक स्केच बना लें कि यार ये 4 बातें इसमें आनी हैं, ताकि टाइम भी कम लगे, कटिंग भी ना हो, आपका जो स्ट्रक्चर है सवाल का जवाब का वो भी बेहतर हो जाए, प्लस आप वो बात लिख सकें जो उसने रिक्वायर की हुई है, अपनी तरफ से बोंगिया ना मार के। क्या ठीक है, कौन सा? नहीं नहीं नहीं, ऑब्वियसली वो मेजर ही होगा, क्योंकि उसके नाम पे शेयर्स आए हैं ना। कर सकते हैं, मगर इस सवाल में वो कोई और हिंट नहीं दे रहा माइनॉरिटी वाली, तो आपने उसको मेजर बन के सोचना। अच्छा जी, एक और सवाल आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये सवाल रीड करें। ऑटम 15, दिस वन। Your firm is the auditor of Prime Supermarkets, a chain of supermarket. During a promotional campaign, the management has distributed discount vouchers which have also been given to the auditee. क्या थ्रेट? दो चीज़ें इसमें देखनी है। नंबर 1, वाउचर की वैल्यू। नंबर 2, क्या ये स्पेशल इनके लिए है फेवर या आवाम के लिए दी जा रही है? क्या लग रहा है आपको? प्रमोशनल कैंपेन। अब प्रमोशनल कैंपेन तो अवाम नास के लिए होगी, इनके लिए ख़ास तो नहीं होगी। तो अगर प्रमोशनल कैंपेन है जो कि सब के लिए है, तो टेक्निकली फिर मुझे देखना है कि उस डिस्काउंट वाउचर की वैल्यू क्या है। अगर तो वैल्यू ज़्यादा है, दिस विल क्रिएट अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एंड फैमिलियरिटी थ्रेट। और अगर वाउचर की वैल्यू मुनासिब है, कम है, या उतनी ही है जितनी हम नॉर्मल आवाम को दे रहे हैं, तो सिर्फ कौन सा आएगा? सेल्फ इंटरेस्ट, क्योंकि फ़ायदा तो मिल रहा है ना, एडवांटेज तो मिल रहा है। सिग्निफिकेंस कम ज़्यादा वो एक बात की बात है, बट थ्रेट तो एग्जिस्ट करता है, और सिर्फ कौन सा करेगा? सेल्फ इंटरेस्ट। हाँ, सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लो हो जाएगी। कब लो होगी? जब ये अवाम को भी उतना ही रेट मिलेगा जितना रेट इनको दिया हुआ है, और अवाम को भी जो प्रमोशनल कैंपेन वाला दिया है इनको भी सेम वो मिलेगा, कोई और या किसी भी तरह से और कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। गॉट द पॉइंट? सेकंड देखें, रिक्वेस्टेड यू क्या? टू सेंड 2 staff members on secondment for 3 months to assist CFO as its 2 senior team members have resigned recently. अभी मैंने आपको दिखाया था, I have showed you just now. There will be a self review threat. There will be a self review threat. अब कितने महीनों के लिए भेजा है? 3 माह के लिए भेजा। अब यहाँ पे 2 कौमी नज़रिया आएगा। कुछ कहेंगे फैमिलियरिटी है, कुछ कहेंगे फैमिलियरिटी नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो एग्ज़ाम में, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि फैमिलियरिटी है या नहीं है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप ये लिख दें, चूँकि वो लोग 3 माह के लिए किसके साथ काम कर रहे थे? CFO के साथ, जो कि एक टेक्निकल बंदा है, तो फैमिलियरिटी थ्रेट एग्जिस्ट कर सकता है अगर वो बहुत ही क्लोजली काम कर रहे थे, दिन रात उसी के साथ थे, उसी के साथ उठते थे, बैठते थे, सोते थे, खाते थे, पीते थे, कर सकता। प्लस एडवोकेसी कब आएगा इस केस में? जब वो कोई डिसीजन मेकिंग वाले काम में इन्वॉल्व हो गए, अदरवाइज एडवोकेसी का आने का चांस नहीं। तो मैं और कुछ नहीं कर रहा, पिछले आधे घंटे से आपकी सोच डेवलप करवा रहा हूँ कि आपने एग्ज़ाम में सोचना कैसे। सोचना आ गया तो लिखना ऑटोमेटिकली आ जाता है।
जी जी बिल्कुल, कहता है डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट। पहले आप थ्रेट की हेडिंग खोलेंगे, थ्रेट को डिफाइन करेंगे, इससे जोड़ेंगे, 3 नंबर आ गए। और उसके बाद वो कह रहा है क्या बताएं, रिलेटेड सेफगार्ड्स। चलें इसके बारे में भी सुन लें, जब हम लोग बात कर ही रहे हैं तो सेफगार्ड के बारे में भी बात कर लेते हैं। सर सेफगार्ड्स नॉर्मली जो मेरे पास होते हैं, जो मेरे पास नॉर्मल सेफगार्ड्स होते हैं वो 5 होते हैं। ये सेफगार्ड्स होते हैं मेरे पास। पहला सेफगार्ड, वो रिश्ता ख़त्म कर दे, इंटरेस्ट ख़त्म कर दे, या वो एक्स्ट्रा फेवर ख़त्म कर दे। कौन सी फेवर, कौन सा रिश्ता, जो सवाल ने बताया। जैसे स्कॉटलैंड के लिए जो 2 बच्चे आपने भेजे हैं उसको टीम का पार्ट बनाएं ना, थ्रेट ख़त्म हो जाएगा, थ्रेट ख़त्म। जब वो टीम का पार्ट ही नहीं है तो सेल्फ रिव्यू भी ख़त्म, फैमिलियरिटी भी ख़त्म, और एडवोकेसी भी ख़त्म, अगर है तो या तो वो रिश्ता ख़त्म कर दें, वो फेवर ख़त्म कर दें, या वो वाला इंटरेस्ट ख़त्म कर दें। भाई आप क्लाइंट पे गए, क्लाइंट ने आपको प्रमोशनल कैंपेन के ज़रिए 10 लाख रुपए का वाउचर दे दिया, एक्स्ट्रा फेवर, वो वापस कर दें, थ्रेट ख़त्म हो गया। उन्होंने आपको आईफोन दे दिया, आप लेंगे तो थ्रेट आ जाएगा, नहीं लेंगे तो थ्रेट नहीं आएगा। अच्छा, वापस नहीं कर सकते, या इंटरेस्ट ख़त्म नहीं कर सकते, रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते, तो उस बंदे को टीम का पार्ट ना बनाए। और अगर बना लिया है तो उसका काम इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या करवा लें, रिव्यू करवा लें, ताकि आपको पता चल जाए कि उसने अपना काम इंडिपेंडेंटली किया है या नहीं किया। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर क्या कर लें, एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लें, फिर आप वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही ना करें। भाई एक जूनियर है, रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते, निकाल भी नहीं सकते, इन्वॉल्व भी नहीं कर सकते, क्या करूं, जूनियर की खातिर एंगेजमेंट ही कबूल ना करूं? नहीं, जूनियर भाई साहब को आप टीम से क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। हाल बता पार्टनर होता तो फिर मुझे एंड तक जाने की ज़रूरत थी, आई शुड बी विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट। और 2 और बातें हैं, अगर सवाल में अच्छे मार्क्स हों, 5-7 नंबर हों, तो ये 2 बातें ऐड कर दें, उनके बड़ों से डिस्कस करें और अपने बड़ों से डिस्कस करें। Do so with governance and discuss at appropriate level in your firm. अब how to write an ICAP exam, ये देखें, जस्ट एक एग्जाम्पल है। पार्ट ए पढ़े, पढ़ लिया, थ्रेड कौन सा निकाला, पहले काम पे था, कामरान पहले फाइनेंस में था, अब कहाँ पे आ गया, फर्म में आ गया, और कब आया, लास्ट मंथ, बिफोर ज्वाइनिंग कामरान वहाँ पे था। ठीक है, तो आपके नज़दीक सेल्फ रिव्यू, कोई और थ्रेड भी है, सेल्फ रिव्यू एंड, अब लिखना कैसे है, सबसे पहले यू वुड बी आइडेंटिफाइंग द थ्रेड। आपने थ्रेड की हेडिंग खोलनी है, कौन सा, सेल्फ रिव्यू और फैमिलियरिटी। इनको हल्का हल्का सा क्या करना है, डिफाइन करना है, और डिफाइन करने के बाद इनको सिनेरियो से जोड़ना है, एंड देन यू विल बी राइटिंग द सेफगार्ड। सेफगार्ड्स क्या है, कामरान भाई को टीम से निकाल दें, उसको काम को रिव्यू करवा लें, और अगर ये कम नहीं किया जा सकता मिटिगेट, तो फिर विड्रॉ कर दो। इसका पार्ट बी पढ़े, नासिर कौन है, ऑडिट मैनेजर है, और उसके फादर के पास 10,000 शेयर हो, क्या थ्रेट है, सेल्फ इंटरेस्ट। कोई और थ्रेट है, पक्की बात है, फैमिलियरिटी तो नहीं है,
क्यों? क्यों? चले, मेरा सवाल ये है कि वाई देयर इज नो फेमिलियरिटी थ्रेड इन दिस पार्ट। दोबारा देख ले, दोबारा देख ले। नासिर ऑडिट मैनेजर है, नासिर ने इन्फॉर्म किया है कि उसके फादर के पास 10,000 शेयर्स हैं उसी कंपनी के जहाँ भी ऑडिट करने के लिए गए हैं। तो सवाल ये है कि वाई नॉट फेमिलियरिटी, उसका बाप है भाई, क्यों नहीं है? बाप के पास शेयर्स है, बाप वहाँ पे काम नहीं करता, बाप के पास शेयर ज़रूर है। क्या हर शेयर होल्डर का ज़रूरी है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट? नहीं। तो बाप के पास सिर्फ क्या है? शेयर्स हैं, बाप वहाँ पे कोई मुलाजमत नहीं करता। देयरफॉर देयर इज़ ओनली वन थ्रेड विच इज़ सेल्फ इंटरेस्ट। अब अगर एक बच्चा आके कहे कि सर सेल्फ रिव्यू भी है, मैंने कहा कैसे? कहते सर देखें, एक तो वो बाप है, एक तो वो बाप है, फिर बाप ने कोई वर्किंग बना के भेजी होगी, वो वर्किंग बनाने के लिए अपने बेटे को बुलाया होगा, दोनों ने साथ चाय पी होगी, डिस्कशन हुई होगी, फिर वो वर्किंग इसके पास आई होगी, फिर इसने देखी होगी हम कहाँ जा रहे हैं, वो दूर जा रहे हैं, सियालकोट जा रहे हैं, सियालकोट वापस आना। देयर इज ओनली वन थ्रेड विच इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, और ये सेफ गार्ड्स हैं। बाप को ख़त्म कर दें, बाप का रिश्ता ख़त्म कर दूँ? नहीं। बाप के पास जो शेयर्स हैं वो क्या कर दूँ? डिस्पोज कर दूँ। बाप का रिश्ता ख़त्म नहीं कर। अच्छा, बाप नहीं मानता, नासिर को टीम से निकाल दें। नासिर नहीं मानता तो उसका काम चेक करवा लें। ये बंदा नहीं मानता तो फिर विड्रॉ कर। गॉट द पॉइंट? थीम समझ आई? अब एक सवाल आप लोगों ने करना है, तैयार है? करेंगे? भाग तो नहीं जाएंगे? एक अच्छा सा सवाल जो कि आपके हौसले को बुलंद करेगा। कोई करीब का सवाल निकालता हूँ। ये करें, ऑटम 23, आलिया। आठ नंबर है आपके पास, 10 मिनट है, तसल्ली से लिखें, कागज़ पेंसिल निकाल लें और इसको सॉल्व करें काइंडली, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना, फिर इसके ऊपर बात करता। लिखना है इसको जल्दी से, मैं आपके पीछे बैठा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए।
करें करें, शाबाश, करेंगे तो आएगा, लिखेंगे तो होगा। जो रोशनी पड़ती है स्क्रीन पे, जो लाइट पड़ती है स्क्रीन पे, ये जो पड़ रही है यहाँ पे नहीं आती। ना ठीक है, लिखो लिखो जल्दी से। पाँच मिनट रहेंगे आपके पास।
लास्ट 2 मिनट्स। लास्ट 2 मिनट्स। हाँ जी, हो गया, टाइम तो ख़त्म हो गया, टाइम तो ख़त्म। जिसने किया है मुझे ज़रा काइंडली बताएगा, एनीवन जिसका पूरा हो गया हो, एनीवन? हो गया, शुरू हो गया, शुरू होगा, हो गया। आप ऐसा करो, मुझे ज़रा मेल करते हो, आपके पास नेट है, आपने मुझे मेल करना है इस ईमेल पे, और ईमेल आईडी है, लेट मी गिव यू, सर ईमेल आईडी है SHERAZABID0011@gmail.com, SHERAZABID0011@gmail.com। तो आप मेल करें, तब तक मैं ज़रा इसको डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ जी, इस सवाल में हुआ क्या, इस सवाल में हुआ क्या? आलिया एक जगह पे आर्टिकल्स कर रही है और वो अबाउट टू क्वालिफाई है, उसके आर्टिकल्स ख़त्म होने वाले हैं। जहाँ पे वो काम कर रही है उन्होंने क्या किया, उसको अप्रोच किया है कि और आके हमारे पास नौकरी कर लेना तो अपने आर्टिकल्स ख़त्म करने के बाद। और कोई और बात भी हुई है, कोई और बात हुई सवाल में क्या? उसने कहा है कि जहाँ पे तुम पहले काम कर रही थी वहाँ का डाटा भी मेरे से शेयर करो, मेरे से शेयर करो, यानी कि अपना पास्ट जो भी तुमने अकम्पलिशमेंट की हैं, जो भी तुम्हारे पास मेरे कंपैरेटर का डाटा है वो भी लेकर आओ। तो इस एक सवाल में दो सवाल है। पहला सवाल क्या है कि आपको नौकरी के लिए अप्रोच किया जा रहा है, सेकंड आपसे आपके पुराने क्लाइंट्स का डाटा मांगा जा रहा है, दो बातें थी। तो जब आपने इसका जवाब लिखा होगा तो आई होप कि आपने भी दो बातों को सामने रखते हुए इसका जवाब बनाया होगा, ऐसे किया। अच्छा, तो सर थ्रेड्स कौन से हैं? पहले वाले केस में थ्रेड्स कौन से होंगे? अब अगेन 3 थ्रेड्स यहाँ पे फॉर श्योर आते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन। सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन। लिखना कैसे था? सबसे पहले आप लिखते हैं सेल्फ इंटरेस्ट, उसको ज़रा सा डिफाइन करते हैं और उसके बाद उसको जोड़ देते हैं। देन इंटिमिडेशन डिफाइन किया, जोड़ दिया। देन फेमिलियरिटी डिफाइन किया और जोड़ दिया। क्या ये नौकरी हो गई है? क्या सवाल ने बताया कि वो डिस्क्लोज कर रही है? क्या सवाल ने बताया कि वाकई में इसके ऊपर कोई इंटिमिडेशन हुई है, कोई सेल्फ इंटरेस्ट वाकई में जनरेट हुआ है?
अब अगर मैं आपको इसका ICAP का जवाब दिखाऊं ना, तो ICAP ने अपने जवाब में ना एक वर्ड यूज़ किया हुआ, वो वर्ड देखें ज़रा, क्या ये ऑटम 23 क्वेश्चन 24, ज़रा गौर से समझिएगा। आलिया हैज़ बीन ऑफर्ड अ जॉब, देयरफॉर थ्रेट्स कौन से आ गए? सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन थ्रेट। ये आपका भी फर्स्ट होना चाहिए था। उसके बाद अब आपने इन तीनों को पकड़ पकड़ के एक्सप्लेन करना था। इन ऑर्डर टू सिक्योर द एम्प्लॉयमेंट ऑफर, आलिया, ये वर्ड पढ़ें, ये क्या लिखा हुआ है? मे ओवरलुक। उसने ये नहीं कहा कि आलिया ने ओवरलुक किया है, उसने क्या कहा है? कर सकती है। तो अगर आपने अपना जवाब बनाया और उसमें मे और माइट ना यूज़ किया हो तो वो जवाब गलत तस्वर किया जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में अभी ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा फ्यूचर में एग्जिस्ट कर सकता है। दैट इज़ वाई उसने मे का वर्ड यूज़ किया है। अच्छा भाई, अच्छा, हौसला हौसला हौसला। उसने मे का वर्ड यूज़ किया। Furthermore, as a result, she would also gain familiarity with the, अब देखें यहाँ पे टेंस कौन सा है, दोनों में फ़र्क क्या होता? भाई जब आप किसी के साथ काम कर रहे हो, जब आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो दोस्ती तो बन ही जाती है ना। आप क्या डेवलप कर सकते हैं? फेमिलियरिटी, ठीक है, ये तो चलो डेवलप हो गई, मगर ओवरलुक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ओवरलुक कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। तो अगर तो वो अपने ईमान की पक्की है, ऑब्जेक्टिविटी की पक्की है, फिर तो ओवरलुक करने वाली नहीं है। और अगर कच्ची है तो फिर ओवरलुक कर सकती है। इसलिए वर्ड कौन सा था? मैं। मगर फैमिलियरिटी के केस में जब आप साथ बैठ के काम करते हैं, रोज़ मिलते हैं, मुलाकात होती है, दोस्ती होती है, तब तो ये डेवलप होनी ही होनी है। इसलिए यहां पे वर्ड कौन सा यूज किया उसने? वुड। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल फॉर हर हायरिंग एंड द ऑडिट टीम असाइंड टू ऑडिट क्लाइंट में ऑल्सो बी फेमिलियर विद आलिया इन केस शी एक्सेप्ट्स द ऑफर। अब अगर वो ऑफर एक्सेप्ट कर ले तो जो क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए फर्म आएगी, आलिया उससे क्या होगी? फेमिलियर। द ऑडिट क्लाइंट, अब देखें, मे ऑल्सो intimidate her to overlook issues if she is employed by the client. Therefore, Alia might compromise her professional judgment. ये अल्फाज बहुत ज़रूरी हैं, ये अल्फाज ज़रूरी हैं जब आप अपना जवाब बना रहे हो। ये मे, माइट कब यूज़ करना है, विल कब यूज़ करना है, शेल कब यूज़ करना है, हम इन बातों को ओवरकम कर जाते हैं, ओवरसी कर जाते हैं कि भाई ठीक है यार, तो बस अंग्रेज़ी लिख लेंगे। ऐसा नहीं होता। तो हमें हर चीज़ को सोच समझ के लिखना। और आप लोगों ने क्या करना है, इररिस्पेक्टिव के ICAP ने अपना सोल्यूशन कैसे दिया है, आपने अपना एक सेट पैटर्न तैयार रखना है। सबसे पहले थ्रेट का नाम, उसके बाद उसकी डेफिनेशन, उसके बाद उसकी लिंकिंग हो गया, उसके बाद कौन सा प्रिंसिपल इफेक्ट हुआ, उसके बाद सिग्निफिकेंस, और उसके बाद सेफगार्ड्स। ये 7 बातें आपने इसी सीक्वेंस में चलनी। हाँ, अगर रिक्वायरमेंट में वो कोई बात ना पूछे तो वो वाली हेडिंग साइड पे कर दीजिएगा। रिक्वायरमेंट में उसने नहीं पूछा कि बताएं प्रिंसिपल्स कौन से कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट में ये नहीं पूछा कि सेफगार्ड्स के बारे में बात करना, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, ये तो था केस 1। केस 2, द क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन दैट शी वुड शेयर द डेटा, किसका? कंपैरेटर्स का। अब क्लाइंट कहता है कि नौकरी चाहिए तो डेटा भी दे दो हमें, हमारे कंपैरेटर्स का, जहाँ तुमने पहले काम किया हुआ। अब देखें, उसको सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो आ रहा है, मगर किन प्रिंसिपल्स पे आ रहा है? इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। गलत करेगी, इंटेग्रिटी से आउट हो जाएगी, शेयर करेगी, कॉन्फिडेंशियलिटी से आउट हो जाएगी, और ओवरऑल अगर थर्ड पार्टी देखेगी तो क्या सोचेगी कि ये लोग अपना काम प्रोफेशनली नहीं करते, ये तो इदारा ही बेचारा बदनाम है।
फिर ICAP का कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है कि आप कोई भी चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। वो जो कुछ एक्सेप्शंस थी कि क्लाइंट ने अलाउ किया हो, लॉ ने अप्रूव किया हो, या आपसे डिमांड हुआ हो, तो अगर तो कोई ऐसा केस है फिर तो वो कर सकती है। अगर कोई ऐसा केस नहीं है, कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं है, तो फिर वो डिस्क्लोज नहीं करेगी। एनी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन वुड बी डिसक्रेडिटिंग द प्रोफेशन एंड द ऑडिट। अब ये लाइन उसने कहां से पिक की है? कंटेंट में से पिक की है। If Alia accepts the offer, she would not be straightforward and honest। यानी कि अब वो क्या बता रहा है कि वो इंटेग्रिटी को फॉलो नहीं कर रहेगी। अब देखें, उसने लिखा ऊपर दिया था, एक्सप्लेन वो नीचे कर रहा है। आपने ऐसा नहीं करना, आपने ये लिखा, उसी के साथ आपने ये लाइन जोड़नी है कि अगर ये काम करेगी तो आलिया अपने प्रोफेशन के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट नहीं है। देयरफॉर उसने क्या ब्रीच की है? इंटेग्रिटी। अगर वो 3 एक्सेप्शंस नहीं है तो वो डाटा को आउट नहीं कर सकती। अगर करती तो क्या ब्रीच की है? और अगर कोई तीसरा देखे और देख के कहे कि यार ये क्या खबीस लोग हैं, तो उसने क्या हिट कर दिया? दिस शुड बी योर एग्जैक्ट वर्डिंग्स इन ICAP एग्जाम। मुझे बात समझ आई है? हाँ जी, आपने मेल किया, देख लो भाई का लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, अगर कोई एक आधी जुगत पड़ भी गई तो ओके रहना। नजर आ रहा? अब तो आ जाना चाहिए नजर। हाँ जी, थ्रेट्स आइडेंटिफाइड। भाई ने लिखा द अबव सिनेरियो में ट्रिगर द फॉलोइंग थ्रेट्स। ठीक है, ये लाइन ओके। मेरे पास पेन नहीं इस वक्त, वरना मैं यहाँ पे टिक कर देता। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। Since Alia has been offered a job by the client, this may create a self-interest threat as the job can be considered as a personal gain for Alia। हाँ जी, anyone जो कि इसके ऊपर कमेंट करना चाहे इस पैराग्राफ के ऊपर? जी, सबसे पहली चीज़ आपने इसको डिफाइन तो किया ना कि होता क्या, तो 1.5 लाइन की क्या ऐड कर दें? डेफिनेशन ऐड कर दें कि व्हाट एक्चुअली इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। फिर आपने जो रीज़न दी है वो रीज़न ये दी है कि आलिया को जॉब की ऑफर हुई है। सिंस आलिया हैज़ बीन ऑफर्ड अ जॉब। अब इतनी लंबी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप उसको डिफाइन करते, आप साथ ही लिखते कि इन द गिवन सिनेरियो आलिया हैज़ बीन ऑफर्ड अ, मैं इधर हूँ, आलिया हैज़ बीन ऑफर्ड अ जॉब गिविंग राइज टू सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। आगे पर्सनल गेन जरूरी नहीं है। इंटिमिडेशन थ्रेट, as the audit client she is working for a as the audit client ये मुझे लाइन समझ नहीं आई। एज द से क्या मुराद है? हाँ, तो फिर एज द क्यों है? एज नहीं आना चाहिए था। आप सिंपल इसको पहले डिफाइन करते, फिर आप लिखते कि जिस क्लाइंट के लिए वो काम कर रही है वो उसको इंटीमेट कर सकता है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो इश्यूज को ओवरसी करे, ओवरलुक करे। आपने लिखा शी इज़ वर्किंग फॉर अप्रोच्ड हर फॉर अ जॉब, दे मे इन्फ्लुएंस हर टू कैरी हर ऑनगोइंग जॉब विद लीनियंसी टू सिक्योर हर नेक्स्ट जॉब। लेकिन लीनियंसी से अच्छा वर्ड था ओवरलुकिंग द इश्यूज, ओवरलुकिंग द इश्यूज। और ऊपर वाली बात इतनी लंबी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल डिफाइन करें और बताएं इन द गिवन सिनेरियो दे मे आस्क। आपने क्या मेगा वर्ड यूज़ किया? कहाँ लिखा है? हाँ, दे मे इन्फ्लुएंस, ये अच्छा किया। सो दे मे इन्फ्लुएंस टू ओवरलुक द इश्यूज। सिंपल। तीसरा क्या है? अच्छा, आपने 2 ही लिखे हैं, तो आपने कौन सा मिस किया? फैमिलियरिटी थ्रेट मिस किया। फिर आ जाएं जो प्रिंसिपल्स इफेक्ट हो रहे हैं।
As the client experts earlier to use data from her previous clients to create a comparative analysis that shall benefit them, this may create a threat to the fundamental principle of confidentiality to be breached. हाँ जी, anyone जो इस पे कमेंट करना चाहे? Anyone? चलो वो तो हो गया ना, और इसमें सिंपल आपने ये बात करनी थी कि नॉर्मली क्या होता है कि हम इन 3 सिचुएशंस में डाटा दूसरों को दे सकते हैं, वो आपने पहले बता देनी थी 1 2 3। फिर लिखना ये था कि ये तीनों बातें इस सिनेरियो में एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर ये डाटा शेयर भी करे इट मीन्स कि ये थर्ड पार्टी को क्या प्रोवाइड कर रही है, खामखा का एडवांटेज प्रोवाइड कर रही है जो कि असल बंदे को हार्म हो रहा होगा। देयरफॉर ये जो प्रिंसिपल है ये मेरा क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। फिर अगला पेज, इंटेग्रिटी विजिबल है, इंटेग्रिटी हो गया विजिबल। आलिया में नॉट एक्ट विद फुल ऑनेस्टी ऑन द क्लाइंट टू सिक्योर हर फ्यूचर जॉब, गलत। जब वो इश्यूज को ओवरसी कर रही है, ओवरलुक कर रही है, इसका मतलब है कि वो करंटली अपने काम के साथ ऑनेस्ट नहीं है। देयरफॉर यहाँ पे ये प्रिंसिपल मेरा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तीसरा, ऑब्जेक्टिविटी तो हिट हो नहीं रहा था बेचारा। सर अगर हम इसको इस तरह देखें तो अगर हम सोचने में जाए तो फिर तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर भी हिट हो रहा है। कैसे? सर वो ड्यू केयर नहीं करेगी क्योंकि वो ड्यू केयर मौजूदा ऑडिट में नहीं कर रही, मौजूदा ऑडिट में नहीं करेगी। ठीक है। इफ़ यू कैन राइट इट डाउन करेक्टली यू शुड। आप लोगों ने लकीर का फ़कीर नहीं बनना कि आईकैड में जो बताया हुआ है बस उसी बनाना। अगर आप उसको प्रूव कर सकते हैं, इफ़ यू हैव द गट्स यू शुड राइट। एक चीज़ जो मैंने और ऑब्जर्व की है, इन्होंने कटिंग बहुत ज़्यादा की हुई है। पता नहीं आपने ऑब्जर्व की कि नहीं की, मैंने तो कर ली है। कटिंग बहुत ज़्यादा की हुई है आपने, और ये कटिंग उस वक्त होती है जब आप इल प्लान्ड होकर लिख रहे होते हैं। अपनी गलतियाँ मिली हैं थोड़ी बहुत, बाकियों को हौसला मिला, थोड़ा सा मिला कि नहीं मिला? मिला है। कल मज़ीद बात करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर। कल मिलते हैं।